हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टीलिंग ट्रेजर्स फ्रॉम हेवन। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं मास्टर ज्यू और उसके सबऑर्डिनेट को, और ये लोग जिनजाओ को अभी हॉस्पिटल में लेके आ चुके हैं। तो वो आदमी मास्टर ज्यू का जो सबऑर्डिनेट था वो उसे बता रहा था कि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि जिनजाओ को पॉइजन दिया गया है और उसे नहीं पता कि वो किस टाइप का पॉइजन है और सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है, इसलिए उसे कोई उम्मीद लग नहीं रही कि जिनजाओ को कब होश आएगा। तो जो मास्टर ज्यू था वो सैड हो जाता है और वो उसी टाइम को याद करने लगता है जब जिनजाओ ने उसे ठीक किया था और उसने उसे उसका ब्रदर एक्सेप्ट किया था और उसके साथ जिन्हें मारने की कसमें खाई थी। वो अभी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है कि कोई जिनजाओ के साथ ऐसा क्यों ही करेगा। कि तभी साइड से गेट खुलता है और जिनजाओ सही सलामत इनके सामने अभी खड़ा था और पूछ रहा था कि क्या चल रहा है। मास्टर ज्यू तो काफी ज्यादा हैरान था और तुरंत ही खुश हो करके जिनजाओ के गले लग जाता है और बोल रहा था, मैं खुश हूँ कि तुम भी ठीक हो, मुझे तो लगा था कि तुम मरने वाले हो, पता नहीं तुम्हें कब होश आएगा। खैर जिनजाओ तो मन ही मन सोच रहा था कि अगर मैंने तुम्हारी वो टी नहीं पी होती तो शायद मैं नहीं बचता। तभी वो मास्टर जू के सबऑर्डिनेट से वो फाइल मांगता है जिसमें लिu यान की इन्फॉर्मेशन थी। तो उसे पता चल जाता है कि उसकी फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर वो उससे पूछता है कि मेरी सिस्टर कहाँ पे है, तो वो बताता है कि उसकी सिस्टर तो उसी आदमी के पीछे गई थी जिसने तुम इंजर किया था। तो जिनजाओ तुरंत भाग के उसकी सिस्टर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर हम लिu यान को देखते हैं जो किसी एंशिएंट ट्रैक्ट के गेट के ऊपर आई थी और यहाँ पे काफी सारी स्टेज थी इस सेट के अंदर जिनको वो क्लाइम करके जाने लग रही थी। तभी सामने इनके कुछ लोग आ जाते हैं जो इस सेट के गार्ड्स थे और वे लोग लिu यान को आगे जाने से रोक रहे थे, लेकिन वो उन्हें बोल रही थी अगर तुम मानना नहीं चाहते तो मेरे रास्ते से हट जाओ। और वो फिर तुरंत ही उसका जो चाकू निकाल के उनके गले पे भी लगा देती है। लेकिन जो दूसरा जो गार्ड था वो तुरंत अटैक करने के लिए जा रहा था, बट वो लिu यान के कपड़ों को देख लेता है। उनके ऊपर कुछ टाइप का पैटर्न था जो एक लिली फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि इन्हीं के सेक्ट का नाम भी है। तो वो बंदा अटैक नहीं करता। तभी जो लिu यान थी वो बोलने लगती है उस लिu किंग। फिर वो उससे पूछते हैं कि लिu किंग कहाँ है, आज उसकी मौत आई है। खैर दूसरी तरफ हम उस लिu किंग को देखते हैं जिसको लोग बधाइयां दे रहे हैं क्योंकि आज वो इस सेक्ट का नया जो हेड है वो बनने वाला है। और फिर हमें कुछ एल्डर्स को भी दिखाया जाता है। बेसिकली जितने भी एल्डर्स थे वे सारे उसे सपोर्ट करते थे। और फिर जो लेली क्लैन का जो हेड था वो सामने डिसाइपल्स को संबोधित करने के लिए आ जाता है और वो बता रहा था कि आज हमारी सेक्ट में काफी अच्छा दिन है। लेकिन दूसरे फिर हम एक एल्डर को देखते हैं, उसके पास एक गार्ड आके बता देता है कि बाहर गेट पे प्रॉब्लम है। तो वो बोल रहा था कि आज हमारे नए सेक्ट लीडर की सक्सेशन सेरेमनी के बीच में किसकी इतनी हिम्मत हुई ट्रबल क्रिएट करने की। और फिर वो उसे मैनेज करने के लिए चला जाता है, लेकिन इधर जो सेरेमनी थी वो स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद हमें बाहर लिu यान को दिखाया जाता है जो उन गार्ड्स के साथ फाइट कर रही थी और वो उन्हें काफी अच्छा मजा चखाती है। वो उन्हें बोल रही थी कि मैं तुम्हें इंजर नहीं करना चाहती, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन तब यहाँ पर वही एल्डर आ जाता है और वो बोल रहा था कि इसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे लिu सेक्ट में ट्रबल क्रिएट करने की। लेकिन फिर वो लिu यान को देख के बोलता है, तो तुम हो लिu यान, तुम अभी भी जिंदा हो, हम काफी टाइम से नहीं मिले, उम्मीद है तुम्हें तुम्हारी नई लाइफ पसंद आ रही होगी। तो वो बोलती है कि हाँ मुझे तो अपनी लाइफ पसंद आ रही थी, लेकिन शायद तुम्हें मेरी लाइफ अच्छी नहीं लगी। मैं यहाँ पे लिu किंग को ढूंढने आई हूँ, तो वो कहाँ पे है। तो वो एल्डर से बताने लगता है कि वो सेक्ट का नया हेड बनने वाला है और तुम पोती कौन हो उससे मिलने वाली। तो जो लिu यान थी वो बोलती है, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो भूल जाओ, मुझे नहीं रोक पाओगे। और वो खुद ही आगे बढ़कर लिu किंग के पास जाने लगी थी, लेकिन ये जो एल्डर था तुरंत ही उसे रोकने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं लिu यान को साइड करने के बाद वो एल्डर बोल रहा था कि तुम्हारी जो मार्शल आर्ट स्किल है वो भी पहले की तरह है, हमेशा की तरह बेकार। तो लिu यान उससे बोलते अच्छा तो फिर टेस्ट करते हैं। और जो एल्डर था फिर उसकी जिद को देख करके उसे बोल रहा था मुझे ब्लेम मत करना। और फिर वो उसके जो डिसाइपल्स थे उनको उनकी मदद से लिu यान के ऊपर अटैक करवा देता है। जिसके बाद हमें उसी चू फैमिली के एंसेस्टर या फिर मास्टर चू को देखते हैं जो अभी तक उस जेड इम्प्रिंट को ढूंढने में लगा हुआ था। लेकिन तभी सामने से जो जिनजाओ आ रहा था अपना गूगल मैप देखते हुए और वो उसके साथ आके उसके सामने आके टकरा जाता है। वो नीचे गिर गया था, लेकिन फिर खड़ा होकर के उस अंकल को बोलता है मुझे माफ करना, मैं अभी काफी ज्यादा जल्दी में था इसलिए आपको ध्यान से देखा नहीं। और फिर फोन लेकर के आगे जाने लगता है। लेकिन ये जो मास्टर चू था वो उस कंपास को देखे जा रहा था जो जैसे ही जिनजाओ मुड़ता है तो वो फिर से उसी की डायरेक्शन में पॉइंट करने लगता है। तो मास्टर चू को लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जेड इम्प्रिंट इसी के पास हो। और फिर वो जिनजाओ का पीछा करने लगता है जो कि एक साइड में जो गली थी वहां पे आ गया था और फटाफट से उसके फोन से वो फ्लाइंग क्लाउड को निकाल लेता है और उसके ऊपर चढ़ गया था। और तभी जो मास्टर चू था वो भी आ जाता है और उसे पुकारता है, लेकिन उसे देखते ही तो जिनजाओ यहाँ से फुर हो जाता है। मास्टर चू इस मौके को जाने नहीं देता और भी तुरंत उसका पीछा करने लग गया था। जिसके बाद हमें लिली सेक्ट को दिखाया जाता है जहाँ पे जो सेरेमनी थी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी और जो मास्टर था वो बोल रहा था कि अब मैं डिक्लेयर करता हूँ कि अब
जिससे हमारे सेक्ट का जो नया लीडर होगा वो होगा लियू किंग। और फिर वो उसे आगे की तरफ बुला रहा था, तो लियू किंग आगे की साइड आ जाता है जहाँ हर कोई अभी उसके लिए चीयर अप कर रहा था। जबकि दूसरी तरफ हमें लियन को भी देखते हैं, उसने उन सारे डिसाइपल्स और उस मास्टर को भी मार दिया था। हालांकि वो भी अभी तक काफी ज्यादा इंजर हो चुकी थी। जबकि इधर जो लियू किंग था वो नए सेक्ट मास्टर की तरफ जा रहा था, और जो ये मास्टर था उसे जो सेक्ट मास्टर के पास जो फैमिली सील और जो लीडर के जो कपड़े थे वो उसे दे रहा था। यहाँ पे जो लीडर था वो बोलने लगता है कि तुम हमारे इस नई जनरेशन के लीडर हो, मुझसे उम्मीद है सेक्ट लीडर की पोजीशन लेने के बाद तुम अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाओगे, और इसीलिए मैं तुम्हें इसी के साथ अपने सेक्ट की सारी जिम्मेदारियां सौंपता हूँ, जिनको फिर वो लेने के लिए जा रहा था। बट तभी यहाँ पर लियूयन का सीधा नाइफ आके लगता है जो इस रे को उछाल देता है, जिससे जो सील और वे कपड़े थे नीचे गिर जाते हैं। लियूयन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि किसकी इतनी मजाल हुई कि वो उसे सेक्ट लीडर बनने से रोके, लेकिन तभी फिर हमें पीछे लियूयन को दिखाते हैं। लियूयन अभी यहाँ पे आ चुकी थी और वो इस ग्राउंड के अंदर फिर सेंटर में आ जाती है, और उसे देख करके एक जो एल्डर था जो उसे काफी ज्यादा सपोर्ट करता था तुरंत ही उसके पास आके पूछने लगता है कि लियूयन तुम इतनी ज्यादा इंजर कैसे हो, क्या तुम ठीक हो? तो वो बताती है बानी ग्रैंडपा मैं ठीक हूँ, लेकिन वो बोलता है कि तुम ठीक कैसे हो सकती हो जब तुम्हारे ऊपर इतने घाव हैं। खैर तभी हमें लियू किंग को दिखा जाता है, वो भी अच्छा बनने का भी नाटक कर रहा था। वो बोल रहा था जूनियर सिस्टर क्या सच में तुम हो? तुम तो इतने सालों बाद काफी ब्यूटीफुल हो गई हो, लेकिन इतनी सारी इंजरीज कैसे? किसने तुम्हें इंजर किया? बताओ मैं तुम्हारा बदला लूंगा। लेकिन वो उसे साइड करके बोलती है कि अपना नाटक बंद करो, मुझे अच्छे से पता है तुम एक नंबर के कमीने हो। तो वो बोलने लगता है जूनियर सिस्टर तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो, हम तो बचपन से काफी अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं। लेकिन वो मजाक के मूड में नहीं थी, वो बोल रही थी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ये एक्सेप्ट करो या ना करो, मैं तो आज यहाँ पे तुझे चैलेंज करने के लिए आई हूँ, क्या तुझ में दम है मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करने का? लेकिन तभी जो इस सेक्ट का पुराना मास्टर था वो सामने आके बोलता है कि लियू किंग लिली सेक्ट का अब नया मास्टर है, और तुम होती कौन हो उसे चैलेंज करने वाली? तुम बस एक आउटसाइडर हो, तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है? तो वो उस एल्डर को बताती है कि मैं सेक्ट की माउंटेन स्टेयर्स को क्लाइंब करके आई हूँ, और ये सेक्ट का रूल है कि जो भी यहाँ पे उन स्टेयर्स को क्लाइंब करके आता है उसका चैलेंज उन्हें एक्सेप्ट करना होगा। ये रूल सेक्ट एस्टेब्लिश हुई थी तब बनाया गया था, और तब से अभी तक चैलेंज चेंज नहीं हुआ। क्या इतनी क्वालिफिकेशन काफी है एल्डर? उसके पास जो एल्डर खड़ा था वो बोलने लगता है कि तुम काफी ज्यादा इम्पल्सिव हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और ऊपर से तुम इंजर भी हो, मारी जा सकती हो। लेकिन जो लियू यान थी वो तो डिसाइड करके आई थी, वो तो इसे चैलेंज करेगी। और इधर जो लियू किंग था वो भी बोलता है कि सिस्टर मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन अब तुम खुद ही मुझे मौका दे रही हो तो मुझे ब्लेम मत करना। और वो मनी मन काफी खुश हो रहा था कि मैं इसे अपने हाथों से मार सकूंगा फाइनली। और फिर मुड़ करके लियू यान को बोलता है सिस्टर अब तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं रिफ्यूज बिल्कुल नहीं करूंगा। और फिर वो उसके जो ग्रैंड एल्डर था उससे भी रिक्वेस्ट करता है कि वो उनकी फाइट को अलो करे। और वो जो एल्डर था ग्रेट एल्डर था वो भी सोचने लगा था हाँ लियू किंग पहले जैसा नहीं रहा, इसके अलावा तो उसके पास वो मैजिकल आर्टिफैक्ट भी है जिसको मैंने बनाया था, तो ये तो उसके लिए बच्चों वाली ही फाइट होगी, काफी आसान जीतने के लिए। तो फिर वो अलो कर देता है। तो जो दूसरा एल्डर लियू यान के पास खड़ा था वो भी उसके पास से चला जाता है, और अभी सिर्फ लियू किंग और लियू यान ही यहाँ पे बचते हैं फाइट करने के लिए। जिसके बाद हमें जिनजाओ को दिखाया जाता है जो पहाड़ों से उड़ता हुआ सीधा लिली सेट की तरफ जा रहा था, लेकिन वो नोटिस करता है कि जो मास्टर चू है वो अभी तक उसका पीछा कर रहा था, जिससे वो थोड़ा सा डर जाता है और सोचने लगा था कि क्या ये उसका पीछा कर रहा है, क्या उसे पकड़ना चाहता है। तो वो उसके क्लाउड को बोलता है स्पीड बढ़ाओ फुल स्पीड, लेकिन जो मास्टर चू था वो भी उसकी स्पीड फिर इंक्रीज कर देता है, और इनके बीच में पकड़म पकड़ाई शुरू हो जाती है। वो उसे बिल्कुल भी आज उसकी पकड़ से जाने देने वाला नहीं था, उसे वो टोकन लेना था। जिसके बाद अपना सीन वापस लिली सेक्ट में आ जाता है, जहाँ हम लोग देखते हैं कि लियू किंग और लियूयान की फाइट शुरू हो गई थी, और ये दोनों काफी नॉर्मल फाइट कर रहे थे। लियू किंग लियूयान को बोल रहा था सिस्टर आज का दिन मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट था, लेकिन तुमने इससे बर्बाद कर दिया। तो उसकी जवाब पे लियूयान बोलती है कि शायद तुम्हें पता होगा कि दिन जब मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और उसे परेशान करके तुमने अच्छा नहीं किया। तो लियू किंग उससे बोल रहा था अच्छा वो ट्रैश, अच्छा उन गलियों में रह के तुम भी उन्हीं की जैसी हो गई हो, तुम्हारा लेवल इतना कैसे गिर सकता है सिस्टर, क्योंकि अब तुम प्यार में पागल हो तो मैं तुम्हें उसी के पास भेज देता हूँ, वो तुम्हें हेवन में काफी ज्यादा मिस कर रहा है। और उसके ऊपर फिर से अटैक करने लगा था, और ये ऐसे ही कंबाइंड अटैक्स करे जा रहे थे। लियू किंग जैसे ही लियूयान के पास से उसका स्वॉर्ड अटैक करता है तो लियूयान साइड हो जाती है, और फिर तुरंत ही उसकी लात उसके मुंह पे मारती है, जिससे वो पीछे हो जाता है। और फिर जो लियूयान थी उसका नाइफ सीधा ही लियू किंग के फेस पे मारने वाली थी, जैसे ऐसा लग रहा था कि वो तो अभी फिनिश हो जाएगा। लेकिन तभी जो ग्रैंड एल्डर ने जो वेपन रिफाइन करा था वो एक्टिवेट हो जाता है, और ये किसी फिजेट स्पिनर की तरह ही लगा था, बल्कि बस साइड में कांटे लगे थे, इतना ही फर्क था। और उसके
उसके पास एक नहीं बल्कि तीन थे, तो वो एक से तो लियूएन को रोक रहा था और बाकी दो से वो उसे घायल कर देता और वो उनको हवा में कंट्रोल भी कर सकता था। तो वो तुरंत ही पीछे से लियूएन पे अटैक कर देता है जिससे वो और ज्यादा इंजर हो जाती है। अभी उसके हाथ पैर भी मूव नहीं कर पा रही थी। तभी हमें इस एल्डर को दिखाते हैं जो लियूएन को सपोर्ट करता था। वो बोलता है कि माउंटेन वर्शिप बैटल में वेपन्स, एक्सटर्नल वेपन्स का यूज करना अलाउड नहीं है। लेकिन जो एट का जो करंट जो मास्टर था वो आ जाता है और वो बोल रहा था तुम चुपचाप साइड में बैठे रहो, इस लड़ाई को कोई भी नहीं रोक सकता, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जबकि इधर हम लोग लियू किंग को देखते हैं, वो लियूएन के पास उसकी सोड उठा के आ रहा था और बोल रहा था सिस्टर तुम वहाँ पे कितनी अच्छी जिंदगी जी रही थी, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी अपने मौत के मुंह में। अब देखो तुम मुझसे मार भी नहीं पाए और इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। लियूएन से बोलते है कि अपना नाटक बंद करो और तुम्हें मुझे अगर मारना है तो मार दो, नहीं तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो उसे साइड में फेंक के बोलता है मुझे ब्लेम मत करना और फिर उसकी स्वॉर्ड से सीधा ही उस पर अटैक कर देता है। लेकिन जो लियूएन थी उसकी पोजीशन से गायब हो जाती है क्योंकि जिनजाओ ने उसके क्लाउड से उसे बचा लिया था। फिर जिनजाओ लियूएन को इतना ज्यादा घायल देखकर बोल रहा था किसकी इतनी हिम्मत हुई, और इधर लियू किंग जिनजाओ को देख के बोल रहा था कि अब तू कौन है। लेकिन जिनजाओ को तो इधर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वो बोलता तो तू था जिसने हर्ट किया, और वो उसकी पोजीशन से तुरंत गायब होकर सीधा ही लियू किंग के पीछे आ जाता है और उसकी जो सीजर थी सीधा उससे अटैक कर देता है। लेकिन लियू किंग तेज था तो वो साइड हो जाता है और फिर तुरंत ही उसके फिचर स्पिनर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जिनकी जो सीजर्स थी वे काफी ज्यादा तेज थी और वे उन फ्लाइंग स्पिनर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। जिनजाओ किंग के पास आके बोलता है ये सब यूजलेस है, तुझे मेरी सिस्टर को हर्ट नहीं करना चाहिए था, और सीधा ही उसका पंच ले करके लियू किंग के ऊपर अटैक कर देता है। वो उसकी स्वॉर्ड से उस पंच को रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन स्वॉर्ड भी उस पंच को नहीं रोक पाती और सीधा ही पंच उसकी चेस्ट में आके लगता है। फिर जिनजाओ उसे हवा में ही पेलने लगता है और फिर आसमान में उसे मुक्के मारता है और एक पंच के साथ उसे सीधा ही जमीन में गाड़ देता है। उसकी ऐसी कमर टूटती है कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। जिन फिर उसके ऊपर आके उसका पैर रख देता है, उसके हाथ पे पैर रख देता है। वो बोल रहा था इसी हाथों से तुमने मेरी सिस्टर को इंजर किया था ना। लियू किंग तो खुद को बचाने में लग जाता है बट जिनजाओ को वो हिला भी नहीं पा रहा था। तभी ये जो एल्डर था वो उसे बचाने के लिए बैटल में कूद पड़ता है। वो जिनजाओ के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन जिनजाओ उसकी पोजीशन से गायब हो गया था। लेकिन ये जो एल्डर था वो काफी ज्यादा पावरफुल था और फिर वो आसमान में आके एक लोटस फॉर्मेशन बना लेता है जिसमें वो जिनजाओ को ट्रैप कर रहा था और जिनजाओ भी वहाँ पे हिल नहीं पाया था। वो उसे जान से मारने के लिए उस फ्लोर को बंद करने लगता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि जो मास्टर च्यू था वो एक्शन लेता है और सीधा इस एल्डर के ऊपर अटैक करके उसे साइड में पटक दे के जिनजाओ को फिर बचा लेता है उस फॉर्मेशन से। मास्टर च्यू को यहाँ पर देख करके हर कोई हैरान हो जाता है क्योंकि उसका लेवल इन सब में सबसे ज्यादा था। वो बोल रहा था इन दोनों सिबलिंग्स को आज मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, कोई उन्हें छू भी नहीं सकता। खैर सभी इतने समझदार थे और वे आगे जिनजाओ और लियूएन के ऊपर अटैक नहीं करते। लेकिन लिली सेट का ये जो बंदा था वो अभी भी बोल रहा था कि तुम चाहे कोई भी हो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मास्टर च्यू को तो उसकी धमकी का कोई भी असर नहीं होता और वो उसे बोलता है जो भी हो मैं इनको लेकर के जा रहा हूँ। लेकिन पीछे से जो एल्डर था वो अभी भी उससे चैलेंज करे जा रहा था। वो बोलता है कि आज आपने जो किया है वो अच्छा नहीं किया और हमारा लिली क्लैन हमेशा इसे याद रखेगा, आपको फ्यूचर में डेफिनेटली चैलेंज करने के लिए आऊंगा। तो मास्टर च्यू तो उसे काफी स्टाइल में बोलता है अपना कॉफिन भी साथ लेके आना। जो बोलने के बाद हम इस एल्डर को देखते हैं वो इतना ज्यादा इंजर था कि वो तुरंत ही कोलैप्स हो जाता है। जबकि इधर मास्टर च्यू जिनजाओ को बोल रहा था तुम मेरे साथ आओ। तो जिनजाओ फिर उसके सिस्टर लियूएन के पास आके बोलता है चलो सिस्टर चले, और वो उसके साथ जाने लगी थी। लेकिन पीछे से जो एल्डर था वो उसके पास आके बोल रहा था कि तुम वापस से सेट में आना चाहोगी, तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, अगर तुम वापस आती हो तो ये सेट लीडर की पोजीशन अब से तुम्हारी होगी, तुमने लियू किंग को हराया है तुम ये डिजर्व करती हो। लेकिन लियूएन बोलती है साउंड ग्रैंडफादर मुझे सेट लीडर की पोजीशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस अब अपनी ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहती हूँ, प्लीज आप मुझे फोर्स मत कीजिए। लेकिन वो जो सेवंथ ग्रैंडफादर था वो बोलता था तुम चिंता मत करो, लिली सेट तुम्हारा घर है, अगर तुम्हें कोई भी आगे प्रॉब्लम हो तो तुम बेझिझक मेरे पास आ सकती हो। तो लियूएन तो आगे उस सेवंथ ग्रैंडफादर को बताती है कि अब मैं जिनजाओ ही मेरी फैमिली है, सेट की पॉलिटिक्स और इनके ड्रामे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये सब पास्ट की बातें हैं, अब मैं उसके साथ बस एक सामान्य जिंदगी जीना चाहती हूँ। सेवंथ ग्रैंडफादर गुड बाय, और फिर वो चली जाती है। फिर इस लिली सेट के बाहर हमें मास्टर च्यू के साथ जिनजाओ और लियूएन को दिखाया जाता है और जो मास्टर च्यू था वो जिनजाओ से पूछ रहा था कि मैं इस चीज को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुमने इसे देखा है। वो उसी जेड इम्प्रिंट का एक होलोग्राम क्रिएट करके दिखाता है। जिनजाओ उसे देखते साथ बोल रहा था ये डिजाइन तो काफी अच्छा है लेकिन मैंने इसे कभी नहीं देखा। मास्टर च्यू बोलता है बच्चे मेरे साथ गेम मत खेल, मुझे ये जेड इम्प्रिंट दे दे नहीं तो तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जिनजाओ तो ये देख के थोड़ा घबरा जाता है और वो बोलने लगता है कि मैंने इसे देखा है लेकिन मैं इसे आपको नहीं दे सकता
सकता। अगर मैं आपको सच बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन बात ऐसी है कि ये जो जेड इम्प्रिंट है ये मेरे फोरहेड में घुस गया और मुझे नहीं पता कि इसे मैं बाहर कैसे निकालूं। तो जो मास्टर चू था वो तुरंत ही जिनजाओ के सिर चढ़ के बोलता है, क्या तेरे फोरहेड में? जिनजाओ से बोलता है कि हाँ ऐसा ही हुआ है, मुझे नहीं पता उसे कैसे निकालते और ये कैसे हुआ। तभी उसके साइड में लियूयान आके बोलती है कि आप मुझे बता सकते हैं उस जेड की कॉस्ट क्या है, मैं आपको पे करूंगी। वो क्या ही उससे पे करती। इतनी देर में जो मास्टर चू था वो उसके कुद्दी में एक पाम अटैक करता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जिनजाओ उसे संभाल रहा था और गुस्से में आके मास्टर चू को बोल रहा था कि यह तुमने क्या किया। इतनी देर में जो मास्टर चू था वो उसके ऊपर भी अटैक कर देता है। उसे फ्रीज करने के बाद वो उसके फोरहेड को डायरेक्टली टच कर रहा था और वो उस जेड इम्प्रिंट की पावर बढ़ाने लग रहा था। हम लोग देखते हैं कि जेड इम्प्रिंट ग्लो किए जा रहा था धीरे धीरे करके, और जैसे ही वो एक्टिवेट होता है तो जिनजाओ की पावर खूब ज्यादा बढ़ जाती है, उससे बहुत एनर्जी रिलीज होती है और ऐसा करते ही जिनजाओ सीधा मास्टर चू के सामने आके उसके ऊपर एक अटैक कर देता है। वो तो सीधा मास्टर चू था वो नीचे झुक जाता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है उस अटैक की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि जो पीछे लिली सेट का स्टोन था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इधर जो मास्टर चू था वो जिनजाओ को बोल रहा था, मुझे माफ कर दीजिए सन ऑफ डेस्टिनी, मैं आपको ठीक से पहचान नहीं पाया। तो जिनजाओ बोलता है कि अब ये क्या बकवास है और तुम मेरे सामने क्यों झुक रहे हो। तो मास्टर चू फिर खड़ा होकर बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, अभी अभी जो मैंने किया वो बस एक टेस्ट था। सच्चाई ये है कि मैं कुछ 100 सालों से सन ऑफ डेस्टिनी को ढूंढ रहा था जो उस जेड इम्प्रिंट का ओनर है। खैर पुरानी बातें साइड में रखते हैं, अच्छी बात यह है कि वो जेड इम्प्रिंट अब सही जगह पे है। अब से मैं और हमारी पूरी फैमिली आपको असिस्ट करेगी। लेकिन जिनजाओ को तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, बोल रहा था ये सन ऑफ डेस्टिनी ये क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे, मेरे भेजे में बातें थोड़े धीरे घुसती हैं। तो मास्टर चू बोलता है कि सन ऑफ डेस्टिनी क्या है मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये लोग वही हैं जिनको हेवन चूज करता है, जो हेवन की विल को कैरी करके केओस को खत्म करते हैं। और ऐसी ही कुछ बातें उस पुराने सन ऑफ डेस्टिनी के अवतार ने भी बोली थी। जिनजाओ फिर उससे बोलने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मास्टर चू से बताने लगता है एक्चुअली में काफी टाइम पहले गॉड्स और डीमंस के बीच में एक एंशिएंट लड़ाई हुई थी और गॉड्स डीमंस को नहीं हरा पा रहे थे, तो उन्होंने एक सन ऑफ डेस्टिनी को ढूंढा जिसको उन्होंने उनकी पावर दे दी ताकि वो उनकी पावर्स का यूज करके वर्ल्ड में जो केओस है उसको खत्म कर सके। लेकिन इतना आसान नहीं था, उस जेड इम्प्रिंट के 7 हिस्से हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भी वर्ल्ड के अंदर केओस आएगा तब एक नया सन ऑफ डेस्टिनी बोर्न होगा जो उसे खत्म भी करेगा। अब आप उन 7 जेड इम्प्रिंट्स को ढूंढ कर उनको कंबाइन करके आपको अवेक करना होगा। जिनजाओ उसकी बात सुन के बोलता है कि तुमने डीमन के बारे में बोला, तो क्या वो वही मॉन्स्टर थे जिन्होंने कुछ टाइम पहले अटैक किया था। तो मास्टर चू उसे बोलने लगता है वे मॉन्स्टर्स हैं, वे बस डीमंस की कठपुतलियां हैं, डीमंस तो इस वर्ल्ड में आ ही नहीं सकते। तो वे लोग थोड़ी सी उनकी पावर्स को इस वर्ल्ड में भेज करके कमजोर लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे करप्ट लोग उनके झांसे में फंस चुके हैं और वर्ल्ड के अंदर क्राइम्स कर रहे हैं। ऐसी काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बन चुकी हैं जो वर्ल्ड में स्टेबिलिटी ला रही हैं। और जिनजाओ को भी ऐसे कुछ याद आ रहा था, जैसे वो स्टेडियम वाला एक्सीडेंट और उनका जो ट्रैप बोस जी का जो उन्होंने ट्रैप करने की कोशिश करी थी। तो अभी उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि वर्ल्ड के अंदर केओस से क्या मतलब है। फिर जिनजाओ उससे पूछता है कि फिर उन 7 जेड इम्प्रिंट्स को हम लोग कहाँ ढूंढेंगे। तो मास्टर चू उसे बताता है कि मुझे पता है कि ये 7 जेड इम्प्रिंट्स कहाँ पे है, लेकिन अभी उन्हें ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये 7 जेड इम्प्रिंट्स 7 सीक्रेट फैमिलीज के पास हुआ करते थे, लेकिन हजारों सालों में ये फैमिलीज काफी ज्यादा वीक हो गई और जेड इम्प्रिंट ने भी उसकी पावर कम लूज कर दी। इसलिए उन 7 सीक्रेट फैमिलीज को ढूंढ पाना अब काफी ज्यादा मुश्किल है। इन इम्प्रिंट्स को ढूंढ पाना तो और भी ज्यादा मुश्किल होगा अगर उन्होंने इसे कबाड़ समझ के फेंक दिया हो तो। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें ढूंढ निकालूंगा। और फिर वो यहाँ से जाने लगा था और तभी जो जिंदा था उसे रोक के बोलता है रुको रुको, मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। तो वो मास्टर चू उसके पास आ जाता है और पूछता है कि तुम्हें वो क्या बात करनी है। जिंजाओ उसके पास आके बोलता है कि तुम लंबे सफर पे जा रहे हो, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कब मिलूंगा, इसलिए मैं तुम्हें गुड बाय गिफ्ट देना चाहता हूँ। मास्टर चू बोल रहा था नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगले पल उसके मुंह पे एक जोर का घूस आके पड़ता है। और ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि मास्टर चू ने जिंजाओ की सिस्टर पे अटैक किया था। वो उसे बोलता है कि अब मेरा गुस्सा शांत हो गया इसलिए तुम जा सकते हो। लेकिन मास्टर चू तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता, वो बोलता है डेफिनेटली एक सन ऑफ डेस्टिनी के तेवर ऐसे ही होने चाहिए। और वो फिर लियूयान को लेकर के यहाँ से चल पड़ा। जबकि फिर दूसरी तरफ हमें जोरैन को दिखाते हैं जो उसका शेर की प्रैक्टिस कर रही थी, और प्रैक्टिस करते करते उसे जिनजाओ की याद आने लगती है और वो बोलती थी कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, पता नहीं कितना और टाइम लगेगा, मैं पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ, अब तुम्हें मुझे बार बार बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके बाद हमें जिनजाओ को दिखाया जाता है जिसको सिस्टर लियूयान ने उल्टा लटका रखा है और उसने एक कांटेदार छड़ी को पकड़ा हुआ है और उसकी क्लास लगा के बोल रही थी कि अब मुझे बता कि तुमने मुझसे अब और क्या क्या चीजें छिपा रखी हैं। जिनजाओ उसको बोल रहा था कि तुमने भी तो मुझसे छिपाया। तो लियूयान
लियूएन बोलने लगती है कि तुम मेरे बारे में बात नहीं कर सकते, मैंने तुम्हें वो प्रोटेक्ट करने के लिए सीक्रेट रखा, मैं नहीं चाहती कि तुम हर्ट हो। तो वो भी बोलता है मैं भी तो यही चाहता था। वो उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन जिंजाओ को क्या ही मारती भी, उसके खाते तो उसने थोड़ी देर पहले सेक्ट को छोड़ दिया है। फिर जिंजाओ आजाद होके लियूएन को बोल रहा था सॉरी सिस्टर, मेरी गलती थी, मुझे तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहिए था। तो लियूएन भी बोलने लगते है कि मुझे भी माफ कर दो, मुझे भी तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहिए था। फिर वो उसके पास आके बोलने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में काफी ज्यादा केयर करती हो, लेकिन अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रहा, चिंता मत करो, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे तुम्हारा दिल टूटे। तो वो उसको बोलने लगता है हट बेवकूफ, तुम्हें अकेले सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे भी बता सकते हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, चलो अब साथ घर चले। और फिर ये एक कपल की तरह साथ घर के लिए निकल जाते हैं। बट जिंजाओ के सामने तो बस एक ही नजारा आ रहा था, उसकी सिस्टर का, जब वो काफी ज्यादा इंजर हो रखी थी और अभी भी उसी के बारे में फिक्र किए जा रही थी। फिर हमें जिंजाओ को दिखाते हैं वो उसके पैलेस में आ गया था जहाँ पे वो यूशिन को बोल रहा था कि मैं अब स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। तो वो उसे पूछ रही थी कि अब तुम्हें ये कौन सा भूत सवार हो गया स्ट्रॉन्ग बनने का। तो वो बता रहा था कि अब मैं किसी को मेरी वजह से हर्ट नहीं होने देना चाहता। तो यूशिन मनी मन सोचती है कि ऐसा लगता है कि इसको रियलाइज हो गया है और अभी सही टाइम है उसको वो एंसेस्ट्रल हेयरलूम पास करने का। तो फिर वो एक बैग निकाल लेती है जिसको जिंजाओ को देने के बाद बोलती है कि यही है तुम्हारा सीक्रेट स्ट्रॉन्ग बनने का। फिर वो उसे बताने लगती है कि तुम एक इंटर्न एडमिनिस्ट्रेटर हो, फिलहाल के लिए तो तुम सिर्फ बेसिक आइटम्स को ही एक्सचेंज कर सकते हो, बट अच्छी बात यह है कि तुम जो वेस्ट कलेक्ट कर सकते हो वो लिमिट बढ़ चुकी है, इसलिए जो तुम वेस्ट ट्रेजर्स को कलेक्ट करो अगर उनको अच्छे दाम में सेल कर देते हो तो तुम्हारा लेवल काफी जल्दी इंक्रीज होगा। यही है तुम्हारा सीक्रेट स्ट्रॉन्ग बनने का। तुम जितने हर लेवल के साथ और भी हायर लेवल के वेस्ट और ट्रेजर्स को कलेक्ट कर पाओगे। अगर तुम चाहो तो उनको सेल कर सकते हो, लेकिन सेलिंग करने पे एक लिमिट है, लेकिन एक्सचेंज करने पे कोई लिमिट नहीं है। अगर तुम ऐसा करते रहे तो क्या पता तुम्हें कोई अच्छा ट्रेजर मिल जाए। तो वो यूशिन की बात मानने लगता है और जो उसने बैग दिया था जिसमें वो वेस्ट ट्रेजर्स को कलेक्ट करने वाला था उसको लेकर के वो बाकी के एडमिनिस्ट्रेटर और गोड्स के पास पहुंच जाता है, जो वे उसे उनके वेस्ट ट्रेजर्स देते हैं जिनके बदले में जिंजाओ उन्हें कोई अच्छा ट्रेजर देता है। फिर वो थर्ड प्रिंसेस के पास भी आता है जो उसे उसके वेस्ट ट्रेजर्स देती है और बदले में उसे बड़ी सारी कैंडी ऑफर करता है। ऐसे ही करते करते वो हेवनली किंग के पैलेस में पहुंच जाता है जहाँ पे बाहर उसे एक हड्डी दिखाई देती है। उसका काम तो वेस्ट इकट्ठा करना था तो वो उसे उठा लेता है, लेकिन तभी उसके साइड में वो एक कुत्ते को देखता है जो उसके पैर जितना बड़ा मुंह खोल लेता है। तो वो डर के मारे यहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन कुत्ते के सामने जितना तुम भागोगे वो उतना तुम्हें काटेगा भी और ऐसा ही होने लगता है, कुत्ता उसे काट लेता है। तो वो उस हड्डी को पीछे फेंक देता है। ये देख के वो कुत्ता भी उसे छोड़ देता है। ऐसे ही वो फिर यूशिन से स्ट्रॉन्ग बनने की क्लासेस ले रहा था। जितना ज्यादा वो वेस्ट कलेक्ट करता उसका जो लेवल था और ज्यादा बढ़ता जाता। इससे जिंजाओ और ज्यादा मोटिवेट हो जाता है वेस्ट कलेक्ट करने के लिए कुछ दिनों तक। और ऐसा करने के बाद वो हेवनली किंग पैलेस के कुत्ता उसका अच्छा दोस्त बन गया था। वो ऐसे ही उसको बोल रहा था कि आजकल धंधा बहुत मंदा चल रहा है, कोई कुछ दे ही नहीं रहा, लेकिन अपना कुत्ता तो उसे मोटिवेट कर रहा था कि कोई बात नहीं, बुरे दिन आते हैं। तभी हमें मंकी किंग को दिखाया जाता है जो ऊपर से जिंजाओ को देख रहा था और वो तुरंत ही उसकी जो स्टिक थी जिंजाओ के ऊपर गिरा देता है। वो तो तुरंत जम करके बच जाता है, लेकिन इस जगह का कबाड़ा हो गया था। मंकी किंग जिंजाओ के पास आके बोल रहा था मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। फिर मंकी किंग वो खुद को इंट्रोड्यूस करा के बोलता है मेरा नाम है सुन वुकोंग, हवन के विनाश का महान देवता। वो अपना इंट्रो खत्म ही करता है कि तभी जो अपना टोगी था वो उसकी पैंट गीली कर देता है। वो भी उससे भाव नहीं दे रहा था। जिंजाओ तो उसे ये देख करके डर रहा था उसकी हरकतें देख करके, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल था और उसके मामूली से अटैक से वो आसपास की ही चीजों को तोड़ रहा था। तो जिंजाओ काफी ज्यादा उससे मतलब थोड़ी दूरी बनाए रखना चाहता था। लेकिन जो वुकोंग था जिंजाओ के पास आके बोलता है कि मैंने सुना था कि एक नया स्क्रैप यार्ड का एडमिनिस्ट्रेटर आया है, तो क्या वो तुम ही हो? वो तो जिंजाओ से काफी प्यार से बात कर रहा था, पूछ रहा था कि कहीं मैंने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया। लेकिन तभी पीछे से हेवनली किंग की आवाज आती है निकल जा मेरे पैलेस से, तूने फिर से कबाड़ा कर दिया। तो जिंजाओ को लेकर के वुकोंग बाहर की साइड जाने लगा था, लेकिन उसे वो कुत्ता दिखाई देता है तो उसको धो देता है जाने से पहले। फिर जो हेवनली पैलेस के जो गार्ड्स थे वे आ जाते हैं और वे सिर्फ और सिर्फ अपने डॉगी को ही देखते हैं और उन्हें लगता है कि इसी ने ये कबाड़ा किया है। फिर दूसरी तरफ हमें जिंजाओ को दिखाते हैं, उसको वुकोंग किसी झरने के पास ले आया था जहाँ पर बहुत सारे हेवनली फ्रूट्स थे। जिंजाओ फिर वुकोंग से पूछने लगता है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए, तुम्हें कोई काम होगा? तो वो बताने लगता है कि मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बताया कि हेवनली किंग के अंदर इमोर्टल पीच फ्रूट से इमोर्टल पीच वाइन बनाई जाएगी। तुम्हें तो पता ही होगा वे ऐसा हर 100-200 साल में करते हैं और ये वाइन कितनी ज्यादा महंगी है। अगर हम ये सेल करते हैं तो हम लोग बहुत सारा
पैसा कमा सकते हैं। तो अगर हम लोग उस वाइन बनाने के लिए इमोर्टल पीच ट्रीज को प्लांट करें तो उनके बदले हम लोग बहुत सारा पैसा ले सकते हैं। तो वो उसकी बात में आ करके उसने बहुत सारे ये पेड़ लगा दिए, लेकिन अभी ये उसके किसी काम के नहीं है क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया। मैं इन पेड़ों को खत्म करने का सोच रहा था, तभी मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। मेरे उस कमीने दोस्त ने तो मुझे इन ट्रीज को सेल करके ठग लिया। मैंने 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर ये पेड़ लगा दिए और अब इन पीच ट्रीज के पीचेस पक गए हैं। मुझे नहीं पता कि इनके साथ अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं तो टोटल लॉस में हूँ। वो मेरा दोस्त भी कहीं जाके छिप गया है और मैंने काफी ज्यादा कोशिश करी, कई सारे गोड्स के पास गया, कोई मेरी मदद कर सके इनको सेल करने के लिए, लेकिन किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया। तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, प्लीज मुझे बर्बाद होने से बचा लो। जिनजाओ को भी यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिख रही थी क्योंकि उसे पता था कि ये वुकोंग काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर वो उसकी मदद करता है तो उसे उसकी फ्यूचर में हेल्प मिल सकती है। तो वो खड़ा होकर बोलता है कि सीनियर वुकोंग, मेरे पास एक रास्ता है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि उसने हेवनली पैलेस में ही एक शॉप खोल ली थी जहाँ पे वो पीचेस को सेल करने वाला था। वुकोंग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि जिनजाओ करना क्या चाह रहा है, लेकिन उसने वहाँ पे माइक वगैरह सब कुछ सेट कर दिए थे। वो यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन, सुपर स्लो मोशन, अल्ट्रा क्रिस्टल क्लियर 100x HDR वाला कैमरा भी ले आया था और फिर वो उससे एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था जिसमें वो इन पीचेस की स्टोरी बता रहा था कि कैसे इन पीचेस को ग्रो होने में कितना ज्यादा टाइम लगता है। ये हेवन और अर्थ के एनर्जी को कई 100 सालों तक एब्जॉर्ब करते रहते हैं। उसे बार बार रिफाइन करके ये हार्ट जैसे दिखने वाले पीचेस पककर तैयार होते हैं। फिर वो स्टेज के ऊपर अपने सर वुकोंग को इनवाइट करता है जिसने आज तक कभी लाइव स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट नहीं सुना था और वो उनको बोलता है, हेलो एवरीवन, मैं हूँ बूढ़ा सुन वुकोंग। लेकिन जिनजाओ बोल रहा था, सीनियर चैट आपसे काफी ज्यादा खुश है, आपको और उनको मोटिवेट करना चाहिए। तो वुकोंग खुद के बारे में बताने लगता है कि शायद काफी लोगों को मेरे बारे में नहीं पता हो और अगर इन किसी को पता है तो वे मेरे बारे में गलत सोचते। उन्हें लगता है कि मैंने हेवन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, मैंने अपने अगेंस्ट 1 लाख से ज्यादा सोल्जर्स को एक ही बार में मार दिया। हाँ वैसे तो ये सच है, लेकिन ऐसा बहुत बार हो चुका है। तभी उसकी ये सारी बातें सुन के जिनजाओ लाइव स्ट्रीम को पोस्ट करके उसको बताता, आपको ये सारी बात करके ऑडियंस को भगाना नहीं है, ये फैमिली फ्रेंडली है। आपको आपके पीचेस के बारे में अच्छे से लोगों को बताना होगा। एक स्टोरी बताइए, इमोशनल स्टोरी, जिससे लोग आपके इन पीचेस को खरीदे। लेकिन उसे फिर समझ में आ जाता है कि वुकोंग के बस का तो कुछ नहीं है। फिर वो खुद ही उन पीचेस की तारीफ करने लगता है कि एक बार उन्हें इन पीचेस को खा के देखना चाहिए। इतनी टॉप क्वालिटी के पीचेस आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। इधर अपना मंकी किंग भी बोलने जा रहा था कि जूसी जूसी टेस्टी पीचेस, ये सारे हम मंकीज को भी पसंद है। फिर जिनजाओ मंकी किंग का इंटरव्यू लेने के तरह से उसे पूछ रहा था कि तुम इन पीसेस को कितने में सेल करोगे। तो मंकी किंग बताता है 388 युआन। लेकिन जिनजाओ बोलता है ये तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, इतने में कोई नहीं खरीदेगा। मैं चाहता हूँ कि इतने टेस्टी पीचेस हर किसी को एक बार टेस्ट करने चाहिए और इतने एक्सपेंसिव कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए हमने इसे सिर्फ और सिर्फ 388 नहीं बल्कि 8 युआन में इसे सेल करने का डिसाइड किया है। इतने टेस्टी पीचेस आपके हो सकते हैं सिर्फ 8 युआन में और इसी के साथ उन्हें ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। जबकि फिर दोस्तों हमें उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जाता है जिन्होंने उस स्टेडियम वाला अटैक कराया था और यहाँ पे जो मूरैन था उसके पास से उसका सबऑर्डिनेट आके बोलता है कि हमारा प्लान रेडी है और नए लोग आ गए और जिस स्पीड से काम चल रहा है हमारा एक्सपेरिमेंट इस बार सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है। तो मूरैन आगे बढ़ते हुए बोलने लगता है कि हम इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए जब तक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो जाता। उस सुअर वाले मास्क के आदमी के ऊपर नजर रखना और ऐसे और लोगों को ढूंढो जो हमारे प्लान को बिगाड़ सकते हैं। मैं इस बार कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहता। जिसके बाद हमें उसे एक सील्ड कंटेनर के अंदर इस क्रिएचर को देखते हैं जो काफी ज्यादा भयानक लग रहा है, लगता है यही उसका एक्सपेरिमेंट है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि जिनजाओ का जो लाइव स्ट्रीम वाला एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हो गया था और जो पीचेस थे मंकी किंग के काफी जल्दी सेल होने लग रहे थे और वो उसकी तारीफ करे जा रहा था और वो उसे हेवनली कोर्ट में भी इनवाइट कर रहा था क्योंकि मंकी किंग हेवनली कोर्ट का भी एक मेंबर है। वो उसके पीचेस को सेल करने की खुशी में उसे भी हेवनली पीच दे रहा था। तभी जिनजाओ को एक मैसेज आ जाता है, काफी सारे जो गोड्स थे उसे भी गिफ्ट्स भेजने लग रहे थे क्योंकि वो भी तो लाइव स्ट्रीम में था ना, तो इनडायरेक्टली उसे भी थोड़ा फायदा हो रहा था और उसके जो ट्रेजर्स थे वे भी दूसरे गोड्स खरीद रहे थे। जिनजाओ को ऐसे थोड़ा सा साइड में बैठे देखकर मंकी किंग को लगता है कि शायद जिनजाओ खुश नहीं है और उसने उसे जो पीचेस दिए हैं वे एनफ नहीं है। तो वो उसे बोलता है ये लो तुम मेरे इस स्टिक को अब से यूज कर सकते हो। जिनजाओ तो उस स्टिक को बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाह रहा था लेकिन मंकी किंग उसे दे रहा था पकड़ने के लिए तो वो उसे पकड़ता है। जिनजाओ तो उसे लेने से साफ मना कर देता है क्योंकि वो उसके बस से बाहर थी क्योंकि काफी ज्यादा हैवी थी। लेकिन मंकी किंग बता रहा था कि ये नकली वाली है जो बिल्कुल ओरिजिनल जैसी दिखती है। नहीं, ओरिजिनल जैसी दिखती ही नहीं है बल्कि उस जैसा काम भी करती है और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट
इफेक्ट है। बट उसने उसको जिंजाओ के उस स्टिक को लेने के बाद वो बोल रहा था मुझे इसे चलाना तो नहीं आता, तो मैं इसे यूज कैसे करूंगा। तो जो मंकी किंग था वो 72 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स थी वो जिंजाओ के फोरहेड में पास कर देता है और उसे ये सारी टेक्निक्स वुकोंग प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहा था। उन सभी को सीख जाता है और वो फिर उसकी तारीफ करने लगता है कि ये तो बस कुछ भी नहीं है, मैंने तो बस तुम्हें बेसिक टेक्निक सिखाई है। अगर तुम नॉर्मल लेवल, हार्ड लेवल, मास्टर लेवल, किंग लेवल, हेवनली गॉड लेवल की टेक्निक सीख जाओ तो तब तो तुम पता नहीं क्या ही कर दोगे। वैसे तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते, मैं तुमको इन्हें अच्छे से सिखा दूंगा। लेकिन जिंजाओ बोलता है नहीं नहीं सीनियर वुकोंग, मैं अभी जा रहा हूँ, तो अभी काम। और फिर वो यहाँ पर फॉरेस्ट में आ जाता है रियल वर्ल्ड में और उनकी टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर रहा था। तभी हम एक क्रो को भी देखते हैं जो उस पर नजरे रखे हुए था। और वो क्रो ही नहीं था जो उस पर नजरे रखे हुए था, बल्कि यहाँ पे काफी सारे लोग भी थे जो जिंजाओ पर छिपकर नजरे रखे हुए थे। जिंजाओ उस चीज को प्रैक्टिस करके बोल रहा था ये तो काफी ज्यादा सही है और वुकोंग वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है, लोग उसे हेवन डिस्ट्रॉयर यूं ही नहीं बोलते। तभी जिंजाओ को फील होता है कि वो उस पर नजरे रखे हुए, तभी उसके ऊपर अटैक भी होता है। तो वो उस चीज से उन सभी को काफी इजीली रोक लेता है। और ये हमला जिसने किया था, हालांकि इस लड़की ने मास्क लगा रखा है, लेकिन मैं प्रीटी मच गैस कर सकता हूँ कि ये शियान चू ही है। वो जिंजाओ के ऊपर अटैक करने लगती है, जिंजाओ भी उसके ऊपर सीधा अटैक कर लेता है उसको ढूंढ के, और ये आपस में फिर स्वॉर्ड फाइट भी करने लगे थे। काफी देर तक जिंजाओ उसके साथ फाइट करता है और ऐसे ही अटैक में इस लड़की का मास्क उतर जाता है और ये रिवील होता है कि हाँ वो शेंगवान शियानचू ही है। इसके बाद शियानचू जिंजाओ को बोलते हैं कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम ही हो वो पिग मास्क मैन। जिंजाओ तो बहाना मारने लगता है, पिग मास्क मैन, क्या तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं वो बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन शियानचू काफी ज्यादा गुस्से में उसे बोल रही थी कि तुमने मुझे झूठ बोला, एक बार नहीं बल्कि 2 बार, और अब भी तुम मुझे झूठ बोल रहे हो, तुम एक स्कैमर हो। लेकिन जिंजाओ अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं था और शियानचू जब उससे बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ आना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन जिंजाओ अभी सीरियस होके बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन में मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाने वाला, मैंने किया ही क्या है, अगर तुम मुझसे और फाइट करना चाहती हो तो मैं बिल्कुल तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो शियानचू थी वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी कंडीशन एग्री करो। तो जिंजाओ बोलता है अच्छा तो ये था तुम्हारा रियल पर्पस, बताओ क्या तुम्हें ये टी चाहिए, मैं तुम्हें ये देने के लिए तैयार हूँ। जब तुम इस टी को पियोगे तो तुम्हारी हेल्थ काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, तुम और ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाओगी। लेकिन वो बोलती है मुझे ये बकवासी देनी चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए 3 काम करो। जिन बोलने लगता है कंडीशन 1 लेकिन काम तुम्हारे 3। बट वो जिन को डरा रही थी कि अगर तुम मेरे कंडीशन नहीं मानोगे तो कल सुबह की खबर में तुम्हारा नाम होगा कि वो पिग मास्क मैन तुम ही हो। तो जिंजाओ को एग्री करना पड़ता है। फिर शियानचू उसे बताती है कि अब ध्यान से सुनो, मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ वो काफी ज्यादा सीक्रेट है। कल साउथ डिस्ट्रिक्ट ड्रामा बिल्डिंग में कुछ तूफान ही होने वाला है, वहाँ पे बहुत बड़ा गेम ऑर्गेनाइज हो रहा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो एक ट्रैप है। जिसके बाद हमें एक उसी बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे जो मुरेन था उसके एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहा था और काफी सारे और यहाँ पे हमें कंटेनर्स दिखाए जाते हैं जिनके अंदर शायद कुछ है। और ये लोग अभी इनकी एक्सपेरिमेंट का 3rd फेज स्टार्ट कर देते हैं, जिनके अंदर ये लोग इन क्रिएचर्स के अंदर काफी खतरनाक एबिलिटीज डालने वाले थे। जिसके बाद हमें जिंजाओ को शियानचू के साथ दिखाया जाता है। शियानचू से बताई थी कि रिसेंटली कुछ डांस परफॉर्मर्स है वे गायब हो गए हैं और उन सभी की लोकेशन इसी बिल्डिंग के सामने दिखाई दे रही थी। हमें शक है कि यहीं पे उनके साथ कुछ हुआ है। तो वे लोग फिर इसी बिल्डिंग में एंटर कर जाते हैं एविडेंस कलेक्ट करने के लिए और ये लोग फिर दाव अलायंस के बारे में बात करने लगते हैं कि जिंजाओ को दाव अलायंस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ये जो बिल्डिंग थी वो एक वर्चुअल गेम की बिल्डिंग थी और यहाँ पे काफी सारे कैबिन्स थे जिनके अंदर जिंजाओ और शियानचू एंटर कर जाते हैं और जैसे वो कैबिन क्लोज होते हैं तो ये लोग वर्चुअल रियलिटी के एक गेम के अंदर एंटर करते हैं। तभी हमें कुछ साइंटिस्ट को भी दिखाया जाता है जो एक लीवर को खींच देते हैं और ऐसा करते ही जितने भी गेम के कैबिन्स यहाँ पे थे वे सारे लॉक हो जाते हैं और जितने भी लोग उनके अंदर मौजूद थे उनकी लाइफ एनर्जी उनसे निकलने लगी के उसी क्रिएचर के अंदर जाने लगती है। लेकिन तभी जो जिंजाओ था वो कुछ गड़बड़ महसूस करके कैप्सूल से निकल जाता है और उसके हेवनली पैलेस में आ गया था। यूशिन तुरंत उसके पास आके बताते हैं कि कोई एक्सटर्नल मिस्टीरियस फोर्स तुम्हारी कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करना चाह रही थी, इसलिए तुम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए। जिंजाओ समझ गया था कि वो जिस गेम में अभी गया था वहाँ पे कुछ स्ट्रेंज ही हुआ है। फिर उसे शियानचू याद आती है कि उसकी जान खतरे में है और उसे तुरंत यहाँ से जाना होगा। तो यूशिन उसे एक तलिस्मान दे देती है जो उसकी जान बचाने में हेल्प कर सकती है। जिंजाओ जाने से पहले यूशिन को बोलता है कि क्या तुम किसी हैकर को जानती हो हेवनली पैलेस में, शायद मुझे उसकी जरूरत पड़े। और फिर वो इस गेम के अंदर वापस आ जाता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये एक तरीके का बैटल रॉयल गेम टाइप का ही है। जिंजाओ के पास उसका फ्रेंड आके बोल रहा था तुम भी यहाँ पे आए हो। जिंजाओ तुरंत उसे बताता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, ये गेम बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन उसके दोस्त को भलाए उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो बोल रहा था एक गेम से हमें क्या ही खतरा हो सकता है। लेकिन तभी हमें शियानचू दिखा देती है तो जिंजाओ उसके पास चला जाता है और शियानचू को देख करके
जिनजाओ का दोस्त बोल रहा था ये तो वही हॉस्पिटल वाली लड़की है, तुम्हारा सच में चक्कर चल रहा है। जिनजाओ उसे घूर के देखता है तो वो हंसते हुए यहाँ से चला जाता है। वो शिनजू को बोल रहा था तुम्हें इस गेम से तुरंत एग्जिट कर जाना चाहिए, लेकिन अभी टाइमर कंप्लीट हो गया था और ये लोग किसी और जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और इन सभी को मैसेज आने लगे थे कि जो प्लेयर्स है वे एलिमिनेट होना शुरू हो गए हैं। तभी जिनजाओ के पास एक और लड़का आ जाता है जो कोई और नहीं बल्कि वे लू है, जिसको हमने पहले एपिसोड में देखा था, पहले या दूसरे एपिसोड में देखा था शायद। वो जिनजाओ के ऊपर अटैक कर देता है। वो बोल रहा था मैं तुझे रियल लाइफ में तो बीट नहीं कर सकता, लेकिन मैं नहीं मानता कि मैं तुझे इस गेम के अंदर भी बीट नहीं कर सकता। जिनजाओ तो नहीं बचेगा। ऐसे है दांत फाड़ता है। इतनी देर में जिनजाओ उसके ऊपर रॉकेट लॉन्चर मार देता है और बेचारा उड़ते हुए तारा बन जाता है। फिर वो यहाँ पे एक बाइक समन कर लेता है जिसको राइड करते हुए वो उसके साथियों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी हमें जोरैन को दिखाते हैं, तभी हमें मूरैन को दिखाते हैं जो उस साइंटिस्ट को बोल के कुछ तो करवाता है, जिससे जो ये प्लेयर्स थे ना काफी वियर्डली एक्ट करने लग जाते हैं और इनका सिर दुखने लगता है। ये बिल्कुल किसी मॉन्स्टर के अंदर बन जाते हैं और एक दूसरे को मारने जा रहे थे। बट फिर हमें जिनजाओ को दिखाते हैं जो इन्हीं लोगों से बच के भाग रहा था जो तभी ज़ॉम्बी बन गए थे। लेकिन तभी उसके सामने रास्ते में एक पेड़ आ जाता है तो उसे रुकना पड़ता है। जिनजाओ साइड में एक पत्थर के पीछे रह के छिप जाता है, बट दूरबीन से जब वो देखता है तो उसे उसका फ्रेंड दिखाई देता है। वो भी ज़ॉम्बी कन्वर्ट हो चुका था बट उसे नहीं पता था, तो वो उसके पास जाता है बट वो उसी के ऊपर अटैक कर देता है। जाओ को कुछ समझ में आता है उससे पहले जो शियानचू थी वो भी पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे जिनजाओ काफी ज्यादा इंजर हो जाता है और ऐसा लगता है कि कुछ तो हुआ। फिर हमें उसे दिखाते हैं कि वो उसके गेमिंग कैबिन से बाहर आ जाता है और तुरंत बाहर आते ही वो दूसरे शियानचू के कैबिन को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जो गेम की एम्प्लॉय थी वो उससे रोक देती है और जाने के लिए बोल रही थी। जिनजाओ वहां से निकल के उसके 9th हेवन में आ जाता है। वो मदद मांगने के लिए आया था, लेकिन इधर जो यूशिन खुद जिनजाओ को बोल रही थी कि तुम परफेक्ट टाइम पे आए हो, ये देखो ये है वो चीज जो तुम्हें कंट्रोल करना चाह रही है। तभी वो उस ब्लैक चीज से उस कंट्रोल करने वाले क्रिएचर की जो रियल फॉर्म थी उसे खींच लेती है। यूशिन जिनजाओ को बताती है कि ये नाइटमेयर इल्यूजन क्रिएचर है जो कि लोगों के कॉन्शियसनेस को उनके इल्यूजन्स की मदद से कंट्रोल करता है। जिनजाओ बोलता है इन्हें तो सील कर दिया गया था, फिर ये मॉर्टल वर्ल्ड में कैसे जा सकते हैं। तो उसे तो बिल्कुल नहीं पता था, तो वो रिपोर्ट करने के लिए यहाँ से जा रही थी। इधर जिनजाओ को भी मदद चाहिए थी, तो वो बोलता है प्लीज कुछ तो होगा जिससे तुम मेरी मदद कर पाओ। हमें जिनजाओ को दिखाते हैं कि वो इसी बिल्डिंग को बाहर की साइड से क्लाइंब करने लगा था और वो उसी गेमिंग रूम में आ जाता है जहाँ पे कुछ साइंटिस्ट थे। वे यूशिन के कैबिन नहीं शियानचू के कैबिन को खोल करके उसकी बॉडी को लेकर के कहीं तो जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वे लोग शियानचू की बॉडी को लेकर के इसी बेकार से दिखने वाले रूम में ले आते हैं, जहाँ पे वे उसे एक और ट्यूब में सील करने जा रहे थे। बट तुरंत ही जो यूशिन थी वो जाग जाती है और उस गेट को बंद होने नहीं देती। दूसरी तरफ जिनजाओ भी एंटर कर गया था और वो एक गेम कैबिन को हैक करके उस गेम के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि अभी सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं, तो उससे उसके दोस्त को जल्दी से बचाना होगा। और दूसरी तरफ जो साइंटिस्ट था वो भी शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सामने जो कंप्यूटर स्क्रीन थी वो फ्रीज हो गई थी। इन्हें समझ में आ गया था कि कोई तो घुसपैठिया आ गया है। इधर शियानचू भी उसका काम शुरू कर देती है, वो इस साइंटिस्ट की कुत्ते पे मार के उसे बेहोश कर देती है और फिर इसी क्रिएचर के सामने आ जाती है। वो बोलती है कि ये लोग यहाँ पे क्या बना रहे हैं, बट तभी यहाँ पे जो मोरेन था वो भी आ जाता है और वो बोलता था कि मैं ये वो जगह नहीं है जहाँ पे तुम्हें होना चाहिए। दूसरी तरफ जिनजाओ भी काफी बड़ी लड़ाई में फंसा हुआ था, बड़ी माँ का उसे यूज करना पड़ रहा था। तभी उसे उसका दोस्त भी दिख जाता है, लेकिन उस रूम के अंदर हमें दिखाते हैं कि जो प्रोग्रेस थी वो फिर से स्टार्ट हो गई थी 97%, 98% और ऐसे ही वो प्रोग्रेस चल रही थी। इधर मोरेन भी जो शियानचू के साथ फाइट करके उसे हरा देता है। वो बोल रहा था मिस तुम काफी ज्यादा स्लो हो, हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। लेकिन इधर हमें जिनजाओ को दिखाते हैं जो मशीन गन लेके इन सारे ज़ॉम्बियों को मारने में लगा हुआ था, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाता और इधर 100% कंप्लीट हो जाती है और वो जो क्रिएचर था वो जाग जाता है। ये जो वर्ल्ड था पूरी तरीके से ब्लैक हो गया था और वो सारे प्लेयर्स के एनर्जी को खुद के अंदर सोकर बाहर आ जाता है। वो जिनजाओ को भी नहीं छोड़ता बल्कि उसे भी शक कर लेता है। जिनजाओ सीधा उस इल्यूजन वाले मॉन्स्टर के एक जगह पे आता है और उसे बोल रहा था तुम हो मैंगमो, मैंने सही कहा ना। तो एक क्रिएचर जिनजाओ को बोल रहा था तुम्हें मेरा नाम पता है, तो जाहिर सी बात है तुम कोई खास हो, इसलिए तुम मेरे लॉयल सर्वेंट क्यों नहीं बन जाते। लेकिन जिनजाओ उसकी स्टिक को निकाल करके सीधा उसे क्रिएचर के ऊपर फेंक देता है, लेकिन जो मैंगमो था वो जिनजाओ की स्टिक को एक पोर्टल के थ्रू उसी के पीठ पीछे ट्रांसफर कर देता है, तो वो तो बाल बाल बचता है। बट वो इतना समझ गया था कि वो इस मैंगमो को काफी इजीली तो बिल्कुल नहीं हराने वाला। इधर जो मैंगमो
मैंगमो था काफी सारे इल्यूजन्स भी क्रिएट करे जा रहा था और वो बार बार जो उसकी फॉर्म था वो भी चेंज करे जा रहा था। तभी वो एक काफी बड़ा पत्थर क्रिएट कर लेता है। जिंजाओ उसको रोकने में लग जाता है लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाता। मैंगमो बोल रहा था कि अगर तुम खुद सन वुकोंग भी होते तब भी इस माउंटेन क्रशिंग फोर्स को नहीं रोक पाते। वो और ज्यादा जिंजाओ के ऊपर प्रेशर बढ़ाने लगता है लेकिन वो अभी भी टिका हुआ था तो वो और ज्यादा फोर्स बढ़ा देता है जिससे जो पूरा पहाड़ था जिंजाओ के ऊपर ही कोलैप्स कर जाता है। अब इधर तो इनकी फाइट चल ही रही थी, दूसरी तरफ हम मोरेन और शियांचू की फिर से फाइट देखने लगते हैं। वो इस बार तो नाइफ्स का यूज करके मोरेन के ऊपर अटैक करने लगती है। जैसे ही उसे मौका मिलता है तो वो इस क्रिएचर के इस ग्लास कंटेनर के ऊपर अटैक कर देती है लेकिन मोरेन तुरंत उसके सामने आके उसका नाइफ पकड़ लेता है और फिर खुद भी मतलब एक काफी भयानक क्रिएचर के अंदर ही ट्रांसफर हो जाता है क्योंकि इंसान तो भी वो रहा नहीं और वो सीधा एक पंच शियांचू को जैसे ही मारता है तो वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरी थी, हिल भी नहीं पा रही थी और तुरंत ही मोरेन उसको आकर के फिर से पकड़ लेता है और उसकी स्वॉर्ड से उसे जान से मार देता है। अभी दिखाया तो ऐसे ही गया है कि शियांचू मारी गई है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जिनजाओ को जिसने उस पहाड़ के नीचे दबे होने के बावजूद भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। तभी उसका जो जेड इम्प्रिंट था वो एक्टिवेट हो जाता है जिससे उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो उस पहाड़ को क्रश करके ऊपर की साइड आ जाता है। एक ही इम्प्रिंट ने उसे इतनी ज्यादा पावर दे दी थी कि वो सीधा ही इस मैंगमो के सामने आ गया था और वो बोलता है कि नहीं। तभी जिनजाओ एक तिलिस्मान का जो आधा हिस्सा था उसको एक्टिवेट कर देता है और उसी तिलिस्मान के दूसरे आधे हिस्से को हमें शियांचू के पास दिखाया जाता है। वो भी एक्टिवेट होके मोरेन को पीछे पुश कर देता है और शियांचू अभी बिल्कुल ठीक हो गई है और ये दोनों ही उस जेड तिलिस्मान अभी जो भी तिलिस्मान इसको एक साथ यूज करते हैं जो इन्हें एक साथ सेम पावर को यूज करना अलो करता था। और इधर हम देखते हैं कि जिनजाओ और शियांचू दोनों के ही फोरहेड पे मार आ गया था और काफी पावरफुल एनर्जी इन दोनों से निकल रही थी। मैंगमो तो जिनजाओ की एबिलिटी देख के समझ गया था तुम तो सन ऑफ डेस्टिनी हो, लेकिन फिर जिनजाओ ने उसके ऊपर क्रशिंग अटैक कर दिया था जिससे वो हिट तो हो जाता है लेकिन फिर वो एक बर्ड बन के यहाँ से भागने लगता है लेकिन जिनजाओ भी उसको बिल्कुल जाने नहीं देने वाला था। दूसरी तरफ हमें शियांचू को भी दिखाया जा रहा था जो कि इस मोरेन के साथ फाइट करे जा रही थी। काफी खतरनाक इनकी लड़ाई चल रही है, वो भी उसे पटक पटक के मारती है जबकि इधर जो जिनजाओ था वो उस बर्ड का पीछा कर रहा था और जैसे ही उस पे अटैक करता है तो वो फिर से कन्वर्ट हो जाता है एक हॉर्स के अंदर। तो जिनजाओ भी एक गाड़ी पता नहीं हवा से निकाल रहा था जिसके बाद जो लोग पानी में मछलियां बन के पीछा करने लगते हैं और ऐसे ही करते करते ये पूरी दुनिया घूम लेते हैं बल्कि इनकी पकड़म पकड़ाई कभी खत्म नहीं होती। तभी जिनजाओ मैंगमो के तुरंत सामने आके उसकी स्टिक को बहुत ज्यादा बढ़ा कर देता है। इससे वो एक रेंज अटैक करने वाला था। जैसे ही वो उस स्टिक को जमीन पे ऐसे मारता है तो मैंगमो उस स्टिक के नीचे दब जाता है और फिर जो इनका इल्यूजन था वो खत्म हो जाता है और जिनजाओ अभी उस फाइट को जीत गया था। और इधर जो लैब थी उसके अंदर भी आग लग जाती है और मोरेन काफी ज्यादा शौक में चला जाता है कि उसको वर्ल्ड को डोमिनेट करने का सपना बर्बाद हो गया। वो काफी ज्यादा गुस्से में शियांचू के ऊपर अटैक करता है लेकिन तभी यहाँ पर अपना मास्टर चू आ जाता है जिससे मोरेन तो काफी दूर फेंका गया था लेकिन जो मास्टर चू था वो बोल रहा था एक्सक्यूज मी, क्या तुमने मेरे जिनजाओ को देखा है? लेकिन मोरेन जो इधर पागल हो गया था वो बोलता है कि मैं कैसे हार सकता हूँ, तुम लोग मरोगे मेरे साथ, मरो सब। लेकिन जिनजाओ फिर तुरंत ही उसके सिर पर कूद जाता है और जैसे ही उस पर अटैक करता है तो उसका भी इधर चैप्टर खत्म। फिर शियांचू उसके पास आ जाती है, आपस में हाल चाल पूछते हैं और मास्टर चू जिनजाओ को बोल रहा था कि मुझे लगा आप खतरे में हैं इसलिए मैं जल्दी से आपकी मदद करने के लिए आया। जाओ उससे बोलने लगता है कोई बात नहीं, पहले हम लोग इस सिचुएशन को क्लियर करते हैं उसके बाद में बात करेंगे। बट फिर हमें उस क्रिएचर की बॉडी दिखाई जाती है जिससे डिमोनिक एनर्जी निकल के एक लाइट बन जाती है जो कि फिर सीधा डीमन रिलम में आ जाती है और एक पावरफुल आदमी आंखें खोलता है और वो बोलता है तो तुम लोगों ने मेरा प्लान बर्बाद किया, तुम लोग नहीं बचोगे। जिसके बाद हमें फिर अगले दिन जिनजाओ को दिखाया जाता है जो रोड से होकर कहीं जा रहा था, घूम रहा था। वो इसके सामने मास्टर जू और बॉस जाओ को देखता है जो भी उनकी दुश्मनी खत्म करके दोस्त बन गए थे और उसके सिस्टर लियू, शियांचू और ब्रदर सारे एक साथ थे। जाओ उनसे मिलने के लिए आगे जा रहा था कि तभी जो पूरा एनवायरनमेंट था वो चेंज हो जाता है और वो देखता है कि उसके सारे दोस्त मारे जा चुके हैं। वो तो सहम गया था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ अचानक से। लेकिन तभी यहाँ पर हम एक डीमन को देखते हैं, वो आके बोलने लग रहा था तुम्हारे दोस्त मारे गए, क्या तुम उन्हें मिस कर रहे हो, तुम उनसे मिलना चाहते हो? जिनजाओ तुरंत इस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन उसके पंच से उसे कुछ भी नहीं होता बल्कि उसने उस डीमन को नहीं बल्कि जोरेन को पंच किया था और वो उसे बोल रही थी तुमने मुझे क्यों मारा। वो जो डीमन था उससे ऐसी इल्यूजन दिखाया जा रहा था और जिनजाओ बोल रहा था ये सब फेक है, ये सब फेक है। लेकिन वो इस फेक को भी ये
इस फेक चीज का भी सामना नहीं कर सकता था और काफी ज्यादा डर गया था इस। और तभी उसकी आंखें खोलता है, वो खुद ही के रूम में पाता है। तभी उसे एक गॉड का कॉल आता है, लाओ जुन का। तो वो उससे मिलने के लिए इमॉर्टल वर्ल्ड में इस हेवनली वर्ल्ड में आ जाता है। तुम्हें वो सफेद बालों वाला बंदा तो याद ही होगा, वो यहाँ पे उसके मास्टर लाओ जुन को लेकर के आया है। जिनजाओ उनको बोलता है, सीनियर आपने मुझे इतनी जल्दी बुलाया, क्या कोई प्रॉब्लम हुई है? तो लाओ जुन उसको बताता है कि ये मामला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ध्यान से सुनो और किसी को भी ना बताओ। तो ध्यान से सुनो, एंशिएंट टाइम्स में गॉड्स और डीमंस के बीच में एक ग्रेट वॉर हुई थी। जिनजाओ फिर इस स्टोरी को यहीं पे फाड़ के बोलता है, सॉरी सीनियर, मैंने ये कहानी बार बार सुनी है, आप इस पार्ट को स्किप करके सीधा टॉपिक पे क्यों नहीं आते? तो लाओ जुन बोलता है, ठीक है। उस बैटल के एंड होने के बाद एक सन ऑफ डेस्टिनी पैदा हुआ था। नहीं, उस बैटल को खत्म करने के लिए एक सन ऑफ डेस्टिनी पैदा हुआ था जो ह्यूमन रेस और हेवन को लीड करने वाला था। जिनजाओ फिर से उस मास्टर लाओ जुन की स्टोरी को रोक के बोलता है, सर मैंने ये चैप्टर भी पढ़ा है, आप आगे क्यों नहीं बोलते? लेकिन मास्टर लाओ जुन तो खुद को एक चाह रहा था कि ये इन्फॉर्मेशन किसने लीक कर दी। तभी जो अपना चुटकू गॉड था वो आके बोलता है कि मास्टर आप इसे सीधा बता क्यों नहीं देते कि 10,000 साल से ज्यादा अभी तक जो डीमंस हैं वे अंडरग्राउंड केव्स में ट्रैप्ड हैं। हम लोग काफी टाइम से उन पे नजर रखे हुए थे, सब कुछ शांत था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वे बहुत बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। कई जगह तो ब्लड डीमन डंजन्स भी अपीयर होने लगे हैं। ऐसा लगता है कि डीमंस एक कमबैक का इंतजार कर रहे हैं और इसीलिए जो हेवनली गॉड्स हैं काफी ज्यादा पैनिक कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि सन ऑफ गॉड कहाँ, जो सन ऑफ डेस्टिनी है वो कहाँ पे है, सन ऑफ डेस्टिनी कहाँ पे है। जो मास्टर लाओ जुन था वो बताता है कि हमने एस्टिमेट किया है कि जो डीमन सीलिंग सील है वो 3 साल तक और सस्टेन कर सकती है, इसके बाद डीमंस आजाद हो जाएंगे। तो जिनजाओ बोलता है, लेकिन सीनियर आप ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हैं, आप तो इतने ज्यादा महान है, पावरफुल है, हेवनली गॉड है, फिर मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? तो वो बताता है कि मैंने एक डिविनेशन किया है और मुझे एक जेड इम्प्रिंट के बारे में पता चला है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे लेकर के आओ। तो अपना जिनजाओ फिर उस जगह पे पहुंच जाता है उस जेड इम्प्रिंट को पाने के लिए। वो यू लाओ टेम्पल में आ जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात यूशी से होती है, जो फिर जिनजाओ को अंदर आने के लिए बोल रही थी। अंदर आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे टोकन्स और बहुत सारे वुडन स्क्रोल्स थे। जिनजाओ के अंदर आने के बाद यूशी उसको एक स्टोन देती है और वो बोल रही थी कि तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम इस रेड स्टोन की मदद से ले सकते हो। तुम इसे पकड़ोगे और जो भी बैम्बू स्क्रोल है उसके ऊपर इसे रखोगे, जो तुम्हें चाहिए अगर वो इससे मैच करता है तो वो तुम्हें मिल जाएगा। अब जिनजाओ ये सुनते ही तो खुद को कोसने लगता है कि वो बूढ़ा आदमी तो उससे बस मजदूरी करवाना चाहता है। भला यहाँ पे तो हजारों स्क्रोल्स हैं, क्या मैं एक एक को ऐसे चेक भी कर पाऊंगा? जबकि इधर जो यूशी थी वो खुद के लिए एक टेडी बियर बना लेती है और वो वहाँ पे गेम खेलने के लिए बैठ जाती है। वो जिनजाओ को बोलती है कि मुझे परेशान मत करना, आप गुड लक, शुरू हो जाओ। जिनजाओ फिर स्क्रोल्स को खोल के पढ़ने लगता है। वो एक दो ऐसे कोशिश करता है बट वो फिर उन्हें स्क्रोल्स को उठा के उस रेड बीडी को टच किए जा रहा था और अभी रात हो चुकी थी और यूशी भी खेल खेल के थक गई थी और वो बोलती है कि मेरा गेम भी खत्म हो गया और तुम कब रुकोगे, तुम्हें अब वापस जाना चाहिए। लेकिन जिनजाओ तो बस इसी काम में लगा हुआ था। जिनजाओ का भी बस हो गया था, वो बोलता है बस बहुत हुआ, मैं चला, और वो उसके क्लाउड पे बैठ के यहाँ से चला जाता है। जिनजाओ अभी एक एक को किए जा रहा था जिससे वो परेशान हो गया था और उससे फिर एक आइडिया आता है और वो सीधा उसके फ्लाइंग क्लाउड को क्रिएट कर लेता है और फिर वो खुद उस रेड बीड को पकड़ लेता है और फिर जितने भी स्क्रोल्स है ना उनके ऊपर से मूव करने लगता है और उसका काम जो था वो फटाफट शुरू हो जाता है और उसे ये सब करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और वो जब ऐसा कर रहा था तो काफी सारे थ्रेड्स बीच में जो पेड़ थे उससे कनेक्ट हो रहे थे। अब तक उसने इतने ज्यादा थ्रेड्स कनेक्ट कर दिए थे कि उसके लिए उड़ना काफी ज्यादा मुश्किल था और तभी वो यूशी के ऊपर आके गिरता है या फिर यूशी उसके ऊपर आके गिरती है। जैसे भी सिचुएशन थी वो अभी यूशी के नीचे था और यहाँ पर अभी उसने सारे स्क्रोल्स को फिक्स और क्लीन कर दिया था। जिनजाओ को तो लगा था कि उसने ये सब कर दिया और उसका काम हो गया, और लेकिन यूशी बताती है ये तो अभी शुरुआत थी, अभी तो बहुत सारे और भी हैं। तो वो तो सीधा नीचे गिर जाता है और बोल रहा था नहीं मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मैं घर जाके सोना चाहता हूँ। फिर अब अगली सुबह हो जाती है और हम जिनजाओ को उसके रूम में सोए हुए देखते हैं और बाहर हम एक लड़की को खड़ा हुआ देखते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि जो रहनी थी। और वो जिनजाओ को बोलने लगती है कि मैं अब तुम्हारे साथ रहने आई हूँ, चलो साइड हटो, मैं अंदर आ रही हूँ। लेकिन जिनजाओ उसके मुंह पे ही गेट को बंद कर देता है और जोरेन दरवाजा पीट के बोलने लगती है कि मुझे अंदर आने दो। लेकिन जिनजाओ से बोल रहा था तुम बकवास कर रही हो, तुम मेरे साथ कैसे रह सकती हो, मैं अकेला कितना अच्छा भला जी रहा हूँ। जोरेन बोलते अगर तुम नहीं हटे तो मैं इसे तोड़ दूंगी और फिर वो दरवाजा तोड़ देती है। जिनजाओ तो दरवाजे के साथ ही दूर जाके गिरा था। जिनजाओ खुद को संभाल के बोलता है कि तुम मेरे साथ क्यों रहना चाहती हो? तो वो उसे बताती है कि मैं भाग के आई हूँ, मैं अपनी शादी छोड़ के भाग गई हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन तभी इनको रूम के बाहर से
से किसी की आवाज आने लगती है, शायद उसी बंदे की जिससे जोरेन की शादी होने वाली थी। तो वे लोग फटाक से बाहर आ जाते हैं और ये जो बंदा आया था वो जोरेन को लेके इससे उसकी शादी होने वाली, वो बोल रहा था चलो मेरे साथ और हम लोग अभी शादी करेंगे, लेकिन जोरेन उसे धमकाए थी तुम चले जाओ, मैं तुझसे शादी बिल्कुल नहीं करने वाली। जिनजाओ को लगता है कि ये तो जोरेन के साथ अत्याचार हो रहा है, उसकी मर्जी के खिलाफ ये वेडिंग हो रही है, तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए इस आदमी के साथ डील करता हूँ। तो वो उसे डील करने के लिए उसकी तरफ जा रहा था तो आदमी बोलता है कि तुम्हें हमसे दूर रहना चाहिए क्योंकि ये फैमिली अफेयर है। लेकिन जो जिनजाओ था वो तो उसे कानून सिखाने लगता है और इतना ज्यादा ज्ञान उसे दे देता है कि उसे गुस्सा आ जाता है और फिर ये दोनों ही एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। जिनजाओ इस बंदे को खूब ज्यादा कूट रहा था और पीछे से तभी जो जोरेन थी उसको आवाज ला के बोलते है इसे मत मारो, ये मेरा बड़ा भाई है। तो जिनजाओ फाइट के बीच में ही रुक के बोलता है क्या इतनी देर में उसे एक घूसा आगे पड़ा था और इस बेचारा। जिनजाओ फिर मार खा के बोलता है कि ये तुम्हारा भाई था, फिर ऐसे क्यों बात कर रहा है जैसे तुम दोनों की भी शादी होने वाली थी। तो जोरेन उसको बताती है कि वेल ये मेरा सगा भाई नहीं है बट टेक्निकली तो ये मेरा भाई ही है। बट तभी ये जो बंदा था ये भाई था वो इन दोनों के पास आके माफी मांगने लगता है कि लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। और फिर वो बताने लगता है कि मैं भी जोरेन को प्रोटेक्ट ही कर रहा हूँ, ये जो शादी थी वो काई फैमिली ने अरेंज करी थी हमारी फैमिली के साथ धोखा करके। लेकिन अभी वो जिनजाओ से काफी खुश हो गया था कि उसने उसकी सिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए उस तक से फाइट कर दी बिना उसे जाने की मैं कौन हूँ। अगर जिनजाओ जोरेन के लिए अभी ऐसा कर सकता है तो फ्यूचर में उसे डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेगा। तो उसकी सारी जिम्मेदारी अब जिनजाओ को दे दी उसने कि आगे से अब तुम्हें जिनजाओ प्रोटेक्ट करेगा, सिस्टर गुड लक, अब तुम्हें भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन जिनजाओ बोलता है नहीं, भागने से ऐसे काम नहीं बनेगा, तुम्हें उस काई फैमिली के साथ डील करना होगा, चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और ये लोग हो जाते हैं काई फैमिली में और उनका घर का गेट तोड़ने के साथ ही ये लोग एंट्री करते हैं। जो धमाका सुन करके अंदर से काई फैमिली के लोग बाहर आ जाते हैं और वे लोग बोल रहे थे कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर जिनजाओ ने यहाँ काई फैमिली के जो भी एल्डर एंसेस्टर बड़े लोग कुछ भी बोल लो उन सबको कूट धरा था और उनकी ऐसी कुटाई कर दी थी। अब उनकी हिम्मत नहीं थी कि वे जिनजाओ को रजिस्ट कर पाते और वे लोग बोलते हैं ठीक है हम लोग अभी जोरेन को फोर्स नहीं करेंगे उससे शादी करने के लिए। लेकिन मानने के लिए तो वे अभी भी तैयार नहीं थे। तो जिनजाओ को थोड़ी और उनकी कसरत करानी थी तो वो भी डंडे निकाल के उनको कूटने लगता है। काई फैमिली के सारे ही लोगों को कूट देता है जिसके बाद ये अकेला आदमी बचा था और वो बोलता है कि मैं आपको कूटना नहीं चाहता आउट ऑफ रिस्पेक्ट, बट आप मुझसे अगर फोर्स करोगे तो अच्छा नहीं होगा। तभी ये जो काई फैमिली का लीडर था वो जोरेन को बोलने लगता है कि क्या तुम सच में शादी कैंसिल करना चाहते हो, देख लो मेरा जो सन है वो काफी ज्यादा हैंडसम एक्सेप्शनल और टैलेंटेड है, हमारी जीनियस है वो, तुम उसके साथ शादी करके बिल्कुल भी नाखुश नहीं होगी। लेकिन वो बताती है कि नहीं, उससे मिलने के बाद भी शायद मैं उसे पसंद ना करूँ, अभी तक तो मैं उससे मिली भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे कोई और पसंद है। लेकिन तभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस काई फैमिली का जो यंग मास्टर था वो आ जाता है जिसके साथ जोरेन की लोगों ने शादी करवानी फिक्स करी थी और इस बंदे का नाम काई मा है और ये वाकई में काफी ज्यादा हैंडसम है। और जिन जो जोरेन थी उसको देखकर एक बात तो खुद की होश ही खो देती है। तभी जो फैमिली का हेड था, नहीं काई फैमिली का हेड था, वो बोलता है ठीक है क्योंकि अब इस लड़की को शादी पसंद नहीं है तो ठीक है कैंसिल कर देते हैं। तो जिनजाओ भी एग्री करके जोरेन को लेके यहाँ से जाने लगा था। लेकिन वो बोलते है रुको रुको, मैं काई माओ से शादी करने के लिए तैयार हूँ, इस महीने की लास्ट तारीख कैसी रहेगी? नहीं नहीं, कल कैसा रहेगा? और जिनजाओ ऐसे कि अभी क्या हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? जिसके बाद हम लोग देखते हैं जोरेन भागी भागी काई माओ से जाके मिलती है और वो भी उसके पास आ जाता है और ये दोनों एक साथ ही यहाँ से जाने लगते हैं। जिनजाओ इस काई माओ को देख के काफी ज्यादा जलेस महसूस कर रहा था कि ये कौन से टाइम पैदा हुआ था। वाकई मानना पड़ेगा मुझे, ये काफी ज्यादा हैंडसम तो है ही। तभी उसे फिर से यूजी की कॉल आती है जो जिनजाओ को बोल रही थी ये देख तूने क्या किया, सारा कुछ गड़बड़ कर दिया, तुम्हें तुम्हारा गुड लक इंक्रीज करना था, बदले में देख तूने तुम्हारा बैड लक इंक्रीज कर दिया, तुमने इन टोकन्स को गलत कनेक्ट करा है। वो जिनजाओ को लगता है ओह इसीलिए जोरेन मुझे छोड़ के चली गई। सिस्टर यू प्लीज मेरी मदद करो, मैं पहले ही बहुत थक चुका हूँ। तो वो भी बोल रही थी मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ, ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, मैं ऊपर कैसे चढ़ूंगी। तो जिनजाओ बोलता है तो ठीक है इसको काट देते हैं। लेकिन वो साफ मना करती है कि ये जो रेड लाइन्स है ये हेवन की विल रिप्रेजेंट करती है, अगर तुम उसे काट दोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी डिवाइन रिट्रीब्यूशन की। फिर वो उसे साइड में लाके बिठा देती है और बोलती है कि अब ये सब हो चुका है तो इसे दिल पे मत लो, जो भी प्यार में पड़ा है उससे बस रिग्रेट ही मिला है, तुम्हें कुछ चीजों को अब छोड़ देना चाहिए, कुछ चीजें एक बार गलत हो जाए तो वे ठीक नहीं हो सकती। जिसके बाद इधर हमें जोरेन को दिखाया जाता है काई फैमिली में और इनकी इधर शादी की तैयारी अब खूब जोर शोरों से चल रही थी और जिनजाओ उधर गुस्से में पेड़ को ही पीटे जा रहा था कि वो तो अच्छा करने गया था और बुराई हो गया। वो जोरेन को कभी काफी ज्यादा मिस कर रहा था और उसके साथ वो उन्हीं पुरानी मेमोरीज जो उसने उसके साथ टाइम बिताया था फोटोज के रूप में, वीडियोस के रूप में वो देखने लगता है। फिर इधर हमें दिखाया जाता है काई फैमिली के अंदर जोरेन और काई
मा दोनों शादी के लिए स्टेज पे आ चुके थे। जिन जाओ मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो इन रेड लाइंस को फिक्स नहीं कर सकता गुड फॉर्चून पाने के लिए। अगर वो इन्हें ब्रेक कर देगा तो उसे ट्रबुलेशन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो इसके लिए तैयार है और वो जो एक रेड लाइन थी ना उसको काट देता है। और ऐसा करते ही ना जोरेन थोड़ा होश में आ जाती है और मिस करने लगती है कोई फीलिंग किसी चीज को। और इधर जो होस्ट था वो इन दोनों को उनकी शादी की बधाइयां दे रहा था। इधर जिन जाओ दूसरी जो रेड लाइन थी उसे भी काट देता है। और ऐसा करते ही जिन जाओ को हेवनली ट्रबुलेशन का सामना करना पड़ता है। उसके ऊपर काफी सारी बिजलियां गिरने लगती हैं और वो उसे दूसरी रेड लाइन को काटने से रोक रही थी। और अगले ही पल फिर जिंजाओ के ऊपर काफी खतरनाक लाइटनिंग बोल्ट आगे गिरता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। उसकी जो सीजर थी वो भी टूट जाती है। जबकि इधर काई फैमिली में हम लोग देखते हैं कि इन दोनों की बस शादी हो ही चुकी थी, बस इनको एग्री करना था। लेकिन तभी जो जोरेन थी उसे कुछ हो जाता है और वो इस शादी से को कैंसिल कर देती है, क्योंकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि जिंजा भी उसके दांतों से ही उस थ्रेड को काटने लगा था और उसने उसे काट दिया था। जोरेन के इधर सिर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। काइमा उसे संभालने के लिए आता है, लेकिन वो उसे तुरंत दूर कर देती है और कहती है मुझसे दूर हटो, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। काई फैमिली के एल्डर्स काफी परेशान हो जाते हैं कि इस नालायक ने अभी जोरेन के साथ क्या किया। वे उसे ही डांट रहे थे, लेकिन जो जोरेन थी वो तुरंत इस जगह को छोड़ के चली जाती है और पीछे से फिर ये जो काई फैमिली का लीडर था उसे पकड़ने के लिए कुछ लोगों को भेजता है। बट अभी जोरेन को रोकने के लिए खुद उसका भाई भी आ गया था। वो बोल रहा था ऐसा नहीं चलेगा, एक बार तुम मना करती हो फिर एग्री करती हो, अभी ये शादी कंटिन्यू होगी। और फिर ये लोग अभी उसे फोर्स कर लेते हैं, मतलब पकड़ लेते हैं जबरदस्ती। अभी ये लोग इनकी शादी करवा रहे थे, बट तभी हम लोग देखते हैं कि जिन जाओ यहाँ पे आ जाता है और वो एक अटैक करता है और वे लोग जो जोरेन को पकड़े हुए थे नीचे गिर जाते हैं और अभी जोरेन आजाद हो जाती है। बेचारा जिन जाओ जो खुद अंदर से इतना ज्यादा दर्द से रो रहा है लेकिन बाहर स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक कर रहा था, वो अभी पहुंच चुका है जोरेन को बचाने के लिए। और दोस्तों इसके साथ अपना एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और इसी के साथ मैंने 18 से लेके 28 एपिसोड एक्सप्लेन कर दिए हैं। सो बेसिकली 11 एपिसोड एक्सप्लेन हो गए हैं। बाय बाय।